अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का बेकी मुतालिबा है और वो है फौरी इलेक्शन करवाओ। और मौजूदा हुकूमत को ना मानते हुए पीटीआई इस वक्त जलसे जुलूस कर रही है। हर रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे हो रहे हैं और बात ना मानने की सूरत में इमरान खान 20 मई के बाद 20 लाख कारकुनों के साथ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने का ऐलान भी कर चुके हैं। अब इसे हुकूमत चलाने में मुश्किल कहें, इमरान खान के मार्च का दबाव कहें या फिर सियासी हिकमत अमली, कि अब दबे लफ्ज़ों में हुकूमती इत्तेहादी और नून लीग की जो सीनियर क़यादत है उसने भी अर्ली इलेक्शन की तरफ जाने के इशारे देना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले अक्टूबर तक नए इलेक्शन कराने की बात मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर ख़जाना और लंदन में पार्टी कायद के करीबी साथी इसहाक डार ने की। नाज़रीन, अभी पाकिस्तानी इनके इस बयान की तह तक नहीं पहुँचे थे कि एक और सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर नवंबर से पहले इलेक्शन कराने की बात की। ये ऑब्वियस है कि अगर अर्ली इलेक्शन में जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर तो है, बल्कि इस रजीम चेंज में वो खासे पेश भी रहे हैं। उन्होंने भी एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर जरदारी साहब ने 3-4 महीने में इलेक्शन इस्लाहात करने के बाद इलेक्शन कराने का इंदिया दिया और उन्होंने तो खुसूसी तौर पर ये मेंशन किया कि वो ये बात मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुशावरत के बाद कर रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज ने भी कह दिया कि मल्टी पार्टी हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती, लिहाजा इलेक्शंस में जाना होगा। गुज़श्ता रोज़ लंदन में मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के वुज़रा मिलने गए। अभी तक इस मीटिंग की कहानी तो बाहर नहीं आई। क्या मियाँ नवाज शरीफ ने इस मीटिंग में अर्ली इलेक्शन की तरफ जाने का इंदिया दिया या फिर 1.5 साल की मुद्दत पूरी करने के लिए तैयारी की है? अगर ऐसा है तो इन्हें इमरान खान की हुकूमत के जो मुखालिफ तहरीक है हुकूमत के ख़िलाफ़, क्या वो इसको रोकेंगे? अब तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है? क्या तहरीक इंसाफ को कुछ तसल्ली हुई कि जो नून लीग की सीनियर क़यादत, सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ का ये कहना कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमें इस हुकूमत का जो गंद है, वो टोकरा है, वो हमें नहीं उठाना चाहिए, इन्हें अवाम में जाने दें। मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब आपका। अली ज़ैदी साहब, कुछ तसल्ली हुई आप लोगों को? नून लीग की सीनियर क़यादत भी अब ये चाह रही है कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। देखें शाजिया, आपने बड़ा लंबा चौड़ा एक नैरेटिव बिल्ड किया और अच्छा भी था शायद, क्योंकि जो ये बातें कर रहे हैं रियलिटी है, ये इनको समझ आ गई है। लेकिन बातें क्या है, सोल्यूशन इसके अलावा है ही कोई नहीं। सोल्यूशन है ही अर्ली इलेक्शंस, बल्कि इमीडिएट इलेक्शंस, फौरी इलेक्शन, क्योंकि इनके तो बस में कुछ है नहीं, ना इनको समझ आ रही क्या करना है, ना इनसे मईशत संभल रही है, ना इनसे गवर्नेंस हो रही है। 70-80% की आदत जो है वो बेल के ऊपर बाहर है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, मर्डर्स के केसेस में, दुनिया के सारे केसेस में, और जो बाकी रह गई है उन पर केसेस बन जाएंगे जल्दी, क्योंकि वो मतलब पता नहीं कैसे बचे हुए, जैसे कि मिफ्ता साहब कैसे बनेंगे? पहले केसेस को तो एफआईए खत्म कर रहे हैं, पहली फाइलें तो बंद हो रही हैं, आप नहीं खोलने के चक्कर में हैं। उनकी सारी देखे, मेरा क्या काम है, हमारा क्या काम है? हम तो रखते जाएंगे जी सारी चीजें खुल के सामने। उसके बाद मैं तो सुप्रीम कोर्ट का, ना हाई कोर्ट का, ना एफआईए का, हम तो ना नैब का, मैं तो नहीं कोई जज हूँ, हम तो नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट इदारे हैं। इनके सामने सब चीज़ें रख दें। मतलब अब आपने जो मैंने कल ट्वीट भी किया था परसों, जब एफआईए, वो कह रहे हैं कि जी मुताल्लिका कुव्वतें शायद नहीं चाहती कि भाई मुताल्लिका कुव्वतें क्या चीज़ होती हैं यार? पाकिस्तान की आवाम का अरबों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग करके, चोरी करके लेके आया, बाहर ले गए और फिर मकसूद चपरासी टाइप लोगों के अकाउंटों में जमा करा दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला वो केस ही नहीं होंगे, पर केस ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? सो देयरफॉर ये देखें, ये सारा तमाशा है, हर इस पूरी हुकूमत का ही ये तमाशा है कौन इसके अंदर जो बचा हुआ है? और गवर्नेंस की इनकी क्या गवर्नेंस इन्होंने की है? खुद ही हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। असल में इशू क्या है? इशू ये है कि ये एक होती है ना ज़रूरत, एक होती है नदीदगी। ये नदीदगी में आ गए, तो भाई इनको ओहो जी हम आ जाएंगे तो कर लेंगे। और हरकतें जो है ना इनकी मिनिस्टरों की, 1 महीने की आपको समझ आ जाएंगी। कोई 5 गाड़ियां मांग रहा है, कोई उधर से अपने इदारों से, कोई कह रहा है जी मेरे घर के नौकर। एक तमाशा जो सारा सिस्टम पुराने पाकिस्तान का चेंज होके ये नया पाकिस्तान की तरफ आए थे, सारा उन्होंने वापस गंद बला शुरू कर दिए। सो ये दिस विल नॉट बी हिडन। ये सोशल मीडिया का दौर है, अगर मीडिया छुपाना भी चाहे तो ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं।
और फिर मीडिया मजबूर होता है दिखाने को। उल्टा चल रहा है ना, देखे ना, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, मीडिया कुछ छुपा नहीं रहा, मीडिया सब कुछ सामने लेके आ रहा है। की जरूरत पड़ती है तो मैं करता हूं, वरना नहीं, मैं जनरली बता रहा हूं, आप लोग तो ला रहे हैं और अच्छे वाले मीडिया भी ला रहे हैं, हमारी कमजोरियां भी दिखा रहे हैं, सब कुछ बराबर दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ है ना, आपको पता है, जो नैरेटिव बनाते हैं कि जी ये पता नहीं को आसमान से फरिश्ते उड़ के आ गए, बाय द वे वो भी अब बैकफुट पर चले गए। ये जो कुछ लोग थे जो बहुत फेवर में थे, वो भी परेशान है कि इनको डिफेंड कैसे करें। अब मैं आपसे बात करता ना, दुनिया कहाँ चले गई है? दुनिया यहाँ चली गई कि मैं अगर एक ट्वीट अभी कर दूं तो वो मीडिया की जीनत बन जाती है। ट्वीट वो ब्रेकिंग न्यूज में आ जाती है, वो अगर कोई खबर बन जाती है, उसके टिकर बन जाते हैं, खुद ही हो जाता है सारा। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठे, और अगर बहुत सारे लोग ये काम करते हैं तो जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो। अब मेरी वालदा है माशाल्लाह, 80-82 से तकरीबन उनकी उम्र है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो उनके पास वो भी आईपैड पे या फेसबुक पे बैठ के वो सारे सवाल मुझसे पूछनी होती हैं कि बेटा उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। वो टीवी नहीं देखी है, लेकिन वो जब बैठ के देखते तो ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया का ये एक चेंज हो गया, तो कुछ नहीं छुपने लगा। अच्छा अली ज़ैन साहब, मुझे एक बात बताएं, स्मार्टफोन है ना, आप लोगों का जो अर्ली इलेक्शंस का मुतालिबा है, थिंग्स आर गोइंग टू बी आउट इन द ओपन, ये मुतालबा आप लोग किससे कर रहे हैं? कल इमरान खान साहब ने कहा कि हमने तो न्यूट्रल्स को कह दिया था कि भाई साजिश हो रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सके, अर्ली इलेक्शंस कराए जाए। अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा आप किससे कर रहे हैं? ये इस हुकूमत से जिसको आप मानते नहीं हैं, या उस इलेक्शन कमीशन को पहले जिसको वो भी आप कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो जो है ना वो मुस्ताफी हो जाए? मुतालबा किससे है आप लोगों का? मैं आपको अब समझा देता हूं। देखिए, जब ये पहली बात आप ये समझ लें कि जो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने पहली NSC की मीटिंग जो उन्होंने चेयर की वज़ीर आज़म बनने के बाद या क्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी मुदाखलत हुई है, और जो हमारे इमरान खान की ज़ेर क़दारत NSC की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स को एक्सेप्ट किया। उसके 4-6-8 दिन बाद फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये फरमा रहे हैं कि जी धमकी भी थी। अब क्या उर्दू बाजार से खरीद के कोई स्टैम्प पेपर पे अमेरिका लेके देगा कि साजिश भी हमने की? तो ये बिल्कुल खुद ही एक्सेप्ट कर गए। देखें क्या हुआ, जब मरासला आया, मरासले के ऊपर अच्छी तरह गौर व फिक्र किया गया, उसके बाद आने के बाद फिर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुशावरत करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसमें कौन कौन होता है? उसमें डिफेंस मिनिस्टर होता है, उसमें फॉरेन मिनिस्टर होता है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बैठा था, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर बैठता है, उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की कोई बात हो रही है सिक्योरिटी की, तो एनर्जी मिनिस्टर को बुला लेते हैं, लॉजिस्टिक्स की बात होती है तो लॉजिस्टिक्स। तो ये तो हो गई ना गवर्नमेंट। दूसरी साइड पे कौन बैठता है? जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, DGISI और बाकी जो दूसरे आपके इदारे हैं, DGFI है, ये इस तरह के लोग इधर बैठते हैं। उस हैवी सारे सर्विसेज चीफ, मैं तो डिफाइन कर दिया ना, उस इतनी हैवी और ताकतवर बॉडी के सामने जब मरासा रखा गया, उसने क्या कमेंट किया? उसने कमेंट ये किया कि जी मुदाखलत हुई है, डी मार्च इशू करें। तो आपने चार्ज डी अफेयर्स को अमेरिकन डी मार्च भी इशू किया, यानी कि ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश हो गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जो नेशनल असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी है, उनको और सारे पार्लियामेंट्री हेड्स को ओपन पॉलिसी करके बुलाएं और एक्सप्लेन करें कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसमें किस तरह की थ्रेटनिंग टोन इस्तेमाल की गई है। यानी कि जो एक स्टेटमेंट है उसमें मैं आपके सामने बयान करूं, मैं बार बार कह चुका हूं, उसमें यह लिखा है कि इफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फेल्स। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस का उसमें जिक्र ही नहीं है, वो कहते हैं मैंने खुद देखा है। देन द यूनाइटेड झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो अकेला कह रहा है, बाकी सब कह रहे हैं। अगली लाइन क्या है? इफ इट फेल्स, अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स विल हैव टू टेक दिस इशू हेड ऑन। यानी कि वो डायरेक्टली मुदाखलत। और क्या हेड ऑन का मतलब क्या है, ये उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें ये ऑपोजिशन लीडर्स नहीं आए। उसके बाद जब स्पीकर साहब ने दिखा के कहा कि जी मैं सारे ऑपोजिशन के
मैं इमरान और पार्लियामेंट्री लीडर्स को कहता हूँ आके देख ले, वो फिर नहीं आए। फिर डेप्यूटी स्पीकर ने कहा, वो फिर नहीं आए। फाइनली चीफ जस्टिस को भी खत लिख दिया गया। फाइनली फिर चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी अब खत लिख दिया गया। देखिए, मुदाखलत, साजिश, रजीम चेंज, ये कब से हो रहा था? हुआ है। ये कब से हो रहा था? अब ये खुद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, शहबाज शरीफ खुद एक्सेप्ट, ये छोड़े कब से हो रहा था, अब तो खुद एक्सेप्ट कर दिया ना शहबाज शरीफ ने। फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह दिया कि जी हाँ उसके अंदर धमकी है, और उससे पहले एनएससी की मीटिंग में कह दिया हाँ मुदाखलत हुई थी। तो अब तो सारी चीजें शहबाज शरीफ साहब साथ ये भी कहते हैं, पिछले हफ्ते उनकी एंकर्स के साथ मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियां, ऐसी सख्त जबान, ऐसा इस तरह तो हम भारत को बड़ी दफा इस तरह कह चुके हैं, बहुत सारी धमकियां इधर से भी जाती हैं उधर से भी आती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं, हम मुदाखलत कर रहे हैं, हम उनकी हुकूमत को गिराना चाहते हैं? वो कहते हैं इस तरह तो होता है। भारत कैसी अहमकाना मंतक है वैसे उनकी। भारत और पाकिस्तान की कोई दोस्ती तो नहीं है। भारत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर कभी रजीम चेंज में तो नहीं मुब्तला रहा। अमेरिकन हिस्ट्री है रजीम चेंज के अंदर इंटरफेयर करने की। कई तारीख, ईरान से लेके तो आगे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में इनकी पूरी एक हिस्ट्री है। सो देयरफॉर, और अभी भी एक, अच्छा अब छोड़े ना उसको, ये सारे लोगों के सामने जब इमरान खान साहब ने सब कुछ रख दिया, उसके बाद अगर ये फिर भी हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? वो आई अंडरस्टैंड। आपने मेरे सवाल का जवाब 4 एज होते हैं ना, वो सारे कहते हैं ना जी 3 इक्के चाहिए। ये सब कुछ हो गया ना, ये सब कुछ मैं आपके सवाल, अल्लाह अवाम और अमेरिका, नहीं तो जवाब दे रहा हूं ना। वो कहते हैं ना अल्लाह अवाम और अमेरिका, ये कहते हैं ना, नहीं अल्लाह और अमेरिका, अवाम को भूल जाते हैं। ये चौथा ए है। अर्ली इलेक्शन का मुतालबा इस हुकूमत से है, जो हुकूमत हम इंशाल्लाह चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक करप्ट लोगों की इलेजिटिमेट हुकूमत है। और उन्होंने कॉल कर असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन करवाना है, और किसने करवाना है? तो हम प्रेशर डाल के रखेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है प्रोटेस्ट करना, हम इन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं? आप तो नहीं करा सकती, मैं भी नहीं करा सकता, हुकूमत में तो ये बैठे। लेकिन हमें तो कहा जाता है, हमने तो डिसॉल्व कर दी थी। न्यूट्रल आप किसको बोलते हैं? किसी को आप चौकीदार बोलते हैं, कोई न्यूट्रल कह के मुखातिब करता है, तो आप कंफ्यूजन तो आप, अच्छा ये भी मैं आपको, ओहो कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज आप लोग हैं, बिकॉज आप लोग एक टंग ट्विस्टर्स कहते हैं जैसे अंग्रेजी में, तो आप लोग ट्विस्ट करना छोड़ दें, आपको समझ आ जाएगी। हर ये जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, ये हर लेवल के ऊपर होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। नेशनल जो चले मैं आपको समझाता हूँ, ये जो हाईवे है, इस पे हाईवे पुलिस होती है, ये हाईवे की सिक्योरिटी करती है। ये जो रेलवे है, इसमें रेलवे पुलिस होती है, रेलवे की सिक्योरिटी करती है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, इसके अंदर FIA होती है, रेंजर्स होती है, ये भी सिक्योरिटी करते हैं। जो मेरी इदारा था नेवी है, वो डिफेंस का काम करती है, और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी का काम करती है। जो स्टेट बैंक है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो सेंट्रल बैंक जो है, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखता है, वो मॉनिटर करता है सारे बैंक्स को कि वो काम ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखता है। SECP दूसरी सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट डज SECP लुक फॉर? SECP सिक्योर करता है आम इन्वेस्टर को कि कोई धांधली नहीं था। इसी तरह मेरी बात, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो ले लेना। मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जो भी कोई बात करें, आप कहते हैं जी फौज, बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करनी है तो शाजिया जीशान ने नहीं जाना बंदूक लेके, वो फौज का काम है जो बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी करती है। अब वो फौज अगर वो कह रही है वो न्यूट्रल है, जो कि उनको होना भी चाहिए, वो है न्यूट्रल, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, एक्सेप्टेड, तो फिर हम मुतालबा तो इन्हीं से करेंगे ना। और जो ये एक्सटर्नल थ्रेट आई है, जो कि खुद अब शहबाज शरीफ ने भी कह दिया धमकी है, तो जब एक्सटर्नल थ्रेट आएगी तो ये सारे जो हेड्स मैंने आपको डिफाइन किए, NSC में जो बैठते हैं हुकूमत की तरफ से भी और अफवाज पाकिस्तान, चले वो तो अमेरिका की धमकी थी, यही तहरीके अदम एतमाद से एक रात पहले। क्या आपको पता है कि किस हुकूमती वजीर ने धमकी दी मार्शल लॉ की कि अर्ली इलेक्शन कराएं, नहीं तो फिर मार्शल लॉ लगेगा? ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। आपको पता है कि कौन सा है वो वजीर था, किसने धमकी दी? ये मैं जवाब दे देता, मैं हालांकि बिलावल जरदारी नाम है उनका, भुट्टो तो वो है कोई नहीं, वो जरदारी हैं, पता नहीं आप उनको क्यों भुट्टो बोल रहे। मैं अब अपने आप को बुट्टी बोलने लग जाऊँ या मक्सी बोल, मैं अपने आप को तो मैं बन तो नहीं जाऊँगा ना, मैं अली हैदर जैदी हूँ, तो वो जो मर्जी नाम रख लें। वो
पहली बात ये उनका है right कि है। इतनी अहमकाना बात का उनके जवाब नाना देना थे, वो पसंद नहीं नाम करते, रखे लेकिन ना अगर रखे, आपने मैं और आप पूछ ही एतराज लिया करने वाले कोई तो होते नहीं। वो उनका राइट है अहमकाना। उनके उनका मैं तो आवाम को बता रहा हूं कि भुट्टो के नाम पे ये जो चूरन बेच रहे हैं ना, ये वो बिकने का बिक नहीं रहा। ये जरदारी है, जरदारी रहेगा। ये साउंड्स लाइक जरदारी, वॉक्स लाइक जरदारी एंड टॉक्स लाइक जरदारी, एक्ट्स लाइक जरदारी एज वेल। चलता भी जरदारी के जैसा है, खाता भी जरदारी के जैसा है, बोलता भी जरदारी, हरकतें भी जरदारियों वाली हैं। अब आ जाएं इसके ऊपर। हालांकि बहुत सारे जरदारी मेरे जानने वाले बड़े अच्छे लोग हैं, मैं तो खास आसिफ जरदारी की बात कर रहा हूं। जो ये बात की बिलावल भुट्टो ने, बिलावल भुट्टो नहीं, बिलावल जरदारी ने देखा दोबारा करेक्ट कर लूं, इसका जवाब वो खुद देंगे, वो नाम लेके। जिसकी मैं कह रहा हूं ना, मैं तो जान के कहा है, मैंने जान के कहा है ताकि दोबारा मैं इसको करेक्ट कर सकूं। इसका जवाब वो खुद देंगे नाम लेके। मतलब कौन ऐसी अहमकाना बात कर सकता है? और अगर किसी ने की तो नाम ले लें, ऐसे हवा में फेंक दी। मैं भी कह रहा हूं जी, मेरे पास अभी जो बाइडेन का फोन आया था, जैसे वो जरदारी कहता है जो बाइडेन मेरा दोस्त है। अच्छा मान लें आप जी, मेरे पास फोन आया था अभी, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था, ये क्या बात हुई? तो ऐसी इस तरह थोड़ी कोई अहमकाना जो मर्जी बोल दें। कोई बात की कोई सेंस होती है, कोई अकल वाली बात करनी चाहिए। ऐसी खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस ना, पहले कभी अकल की बात की और अब फॉरेन मिनिस्टर बन गया। अगर गलती से, जैसे गलती से पर्ची पे चेयरमैन बन गया था, वैसे गलती से फॉरेन मिनिस्टर बन गया, को अकल ही सीख ले, कोई बात ही कर ले कोई मेच्योरिटी की। इमेच्योर किस्म का बच्चा है, उसको पता नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े नवीद कमर और पता नहीं कौन कौन 50-50 साल से असेंबली में बैठे वाले उसके पीछे खड़े होते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर तहरीक के रहनुमा अली ज़हरी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, क्या अब नून लीग में ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये सब कुछ जल्दी में हो गया, हुकूमत में आ तो गए, कोई प्लानिंग नहीं थी? क्योंकि मरीम नवाज़ की बातों से ये लग रहा है कि हुकूमत को जो इमरान के गुनाहों का टोकरा अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए, इन्हें अवाम में जाने दें, इन्हें लग पता जाएगा। मतलब कि जिससे ये चीज़ समझ में आ रही है कि शायद संभालने के लिए अब आप लोगों के पास कोई प्लान नहीं है, चाहे वो मैशियत का हाल हो, चाहे वो गवर्नेंस की सूरत हाल हो। तो कहीं ना कहीं क्या ये रियलाइजेशन हो रही है? क्योंकि दो तरह की आवाज़ें आ रही हैं। एक आवाज़ ये आ रही है कि हमें इंतखाबी इस्लाहात करनी है, हमें नैब कवानीन में तब्दीली करनी है, उसके बाद इलेक्शंस होंगे, और एक तरफ आवाज़ आ रही है नहीं, फौरी इलेक्शंस होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि जो भी आप मुझसे, जो सवाल आपने मुझसे किया है और जो मंजर कशी सूरत हाल की आपने की है, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इससे पहले ढकी छुपी हो या हमारे सामने ना हो, या हुकूमत संभालने के बाद कोई नई सूरत हाल मंजर आम पे आई है। लेकिन जिस तेज़ी के साथ इमरान खान साहब इस मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, दाखिली सूरत हाल, आपस में नफरतें और लड़ाइयाँ, जिस तेज़ी के साथ वो इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ खुदा न खास्ता लेके जा रहे थे, इनसे जान छुड़ाने का जो फैसला है वो बड़ा कैलकुलेटेड था। और उसके ऊपर जमात के अंदर और हमारी मखलूत जमातों के अंदर भी किसी तरह की कोई रिजेंटमेंट या कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी जहाँ तक हालात को कंट्रोल करने का ताल्लुक है, वो अब अगर आपकी मैशी हालत जो है वो 3.5 साल में बिल्कुल तबाहशुदा कर दी गई हो। डॉलर आप देखें कि अगर जब हमने 2018 में हुकूमत छोड़ी थी तो 104 रुपये का डॉलर था, और अभी जो है जब हुकूमत संभाली है तो अब वो 188-190 रुपये डॉलर आपको मिल रहा है। तो ये जो 85 रुपये डॉलर महंगा हुआ है, ये तो इमरान खान के दौर में हुआ है ना। हमारे दौर में 193 हुआ है, 193 कर रहा हूँ कि 104, 105 से 188, 190 में 85 का फर्क है। तो ये 3.5 साल में इमरान खान साहब ने 85 रुपये डॉलर महंगा किया। हाँ। ठीक है जी। और अब अगर 2 या 3 रुपये या 4 रुपये मजीद हमारे दौर में महंगा हो गया है, तो इस पे शोर तो ऐसे मचाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि नहीं, तो फिर आपका इलेक्शन में आप लोगों का बयानिया क्या होगा
कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ये पिछली हुकूमत सब कुछ करके गई है, हमें 5 साल और दें, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, ये बयानियां अपनाएंगे? इलेक्शन तक सूरत हाल जो है इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगी। डॉलर नीचे आ जाएगा क्या? बिल्कुल डॉलर नीचे आएगा, मुल्क के अंदर इंशाल्लाह मजीद स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। और आप देखेंगे कि क्या कहीं से हमें पैसे मिल रहे हैं? सऊदी अरब से, कतर से, चाइना से, कहीं से मिल रहे हैं पैसे? तो ही सूरत हाल स्टेबल हो सकती है। 1 या 2-3 ऑप्शन की आप बात कर रही हैं, इंशाल्लाह ताला अपने जो हमारे दोस्त ममालिक हैं इन समेत बाकी भी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं मुल्क को इस अफरा तफरी से निकालने के लिए, मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर से बेहतर करने के लिए, वो इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क मजीद खुदा न खास्ता तबाही की तरफ जाए। पाकिस्तान में दंगे फसाद हो, गली मोहल्ले में लड़ाई हो, नफरतें दुश्मनियों में, सियासी नफरतों और सियासी दूरियों को मैं बात कर रहा हूँ, वो बेशक दुश्मनियों में तब्दील हो जाए, मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन उनकी हुकूमत क्यों? लंदन इजलास में क्या अहम फैसले हुए? ऐसे क्या अहम फैसले करने थे जो सीनियर सारी नून लीग की क़यादत को वहाँ बुलाया गया और फिर कहा गया कि 1 नहीं 2 दफ़ा हल्फ लिए गए नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि यहाँ की बातें हैं वो यहीं रहेंगी, ये बाहर कहीं डिस्कस नहीं होंगी? ये सारा क्या मामला था? क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि पूरी क़यादत उठकर लंदन चली गई? बड़ी तनकीद हो रही है इस पर। इसका जवाब तो ये है कि जब आप खुद कह रही हैं कि पार्टी क़यादत की तरफ से हल्फ लिया गया कि इन बातों को बाहर नहीं किया जाएगा, आप क्या चाहती हैं कि आपके टॉक शो में वो सारी बातें बता दूं? जो चले हल्फ वाली बातें तो इसके अलावा कोई इकोनॉमी के फैसले, गवर्नेंस के फैसले, अर्ली इलेक्शन के फैसले, ये तो सारे अवामी इशूज हैं जनाब। जी बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूँ जी। उसके ऊपर बात जो है वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, पार्टी के कायद हैं, पार्टी के सरबराह हैं, और 1-to-1 जो मीटिंग की बात होती है जिसमें तफसीली मुशावरत होती है मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, वो तभी मुमकिन थी कि वहाँ बैठ के जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं आपस में मुशावरत करें। और जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई इस वक्त ऐसा मसला दरपेश नहीं है जिसको हल करने के लिए लंदन में ये बैठक हुई है। तमाम जो मशवरे हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए हुए हैं, इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है कि नून लीग में अब भी 2 धड़े, एक मरियम नवाज का है, एक शहबाज शरीफ का है? जो मरियम नवाज का धड़ा है वो ये चाहता है कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो चाहते हैं कि नहीं, अभी इंतखाबी इस्लाहात हो जाए, नायब कवानीन में तरमीम हो जाए। फिर जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, नवाज शरीफ से बात हो चुकी है मेरी इन सारे मामलात पर। देखें, ये धड़ों वाली बात तो इससे पहले भी इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, और इससे पहले भी खास तौर पर शेख रशीद साहब और बाकी लोग ये कहते रहे कि जनाब नून में से शीन निकल गई है। शीन वो तो अभी भी कहते हैं मैंने कहा था ना कि नून में से शीन निकलेगी, और आज शीन की हुकूमत है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े ऑर्गेनाइज तरीके के साथ अपना काम जो है वो जारी रखे हुए है। जो लोग हुकूमत में हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो जिस तरह पार्टी के बयानियों को लीड कर रही हैं, अवामी राब्ता मुहिम उन्होंने शुरू की हुई है, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं समझता हूँ कि बड़ा एक तो मरियम नवाज का ये मशवरा था शहबाज शरीफ साहब के लिए कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए, इनके गुनाहों का टोकरा अपने सर पे ना उठाएं? यही पूरी पार्टी का बयानिया है, ये पूरी पार्टी की सोच है? ये देखिए, बात ये है कि हम जब अभी इक़्तिदार में नहीं आए थे उससे पहले की हम ये बात कह रहे हैं कि हमको इक़्तिदार के मजे लेने के लिए या हमको 1.5 साल हुकूमत करने के लिए नहीं, हम आवाम की जान इस अजाब से छुड़ाने के लिए हुकूमत में आ रहे हैं। सबसे पहली बात, जो मुल्क को जिन्होंने तबाही के दाने पे पहुंचा दी है, मुआशी, सियासी, हर एतबार से। और उसके बाद दूसरी चीज जो है, कुछ इस्लाहात जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं और कुछ 1-2 और चीजें हैं, वो हमारा मतमे नजर है। और आपको हमने याद होगा कि हमने बड़ी दफा ये बात की कि हम सिर्फ गाड़ियों में झंडे लहराने के लिए, इक़्तिदार के मजे लेने के लिए नहीं आ रहे। पाकिस्तान में जब तक इलेक्शन साफ और शफाफ और उसके बाद एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनेगी, उस वक्त तक ये जो आपको कैफियत बयान की जा रही है, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और अल्लाह के लेकिन क्या आप लोगों को इस बात का दराक है कि इलेक्शंस में आप लोगों को ही जवाब होना पड़ेगा? जाहिर है आवाम को जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप लोग 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के लिए अगर आए हैं तो जाहिर है इसीलिए आए थे ना कि इकोनॉमी को ठीक करेंगे, ये सारे आप लोग अवामी मसाइल हल करेंगे। तो इसका जवाब आप लोगों को इस बात का दराक है कि आप लोगों को ही देना पड़ेगा?
बिल्कुल इतराक है जी, और इंशाल्लाह उतने ही दिनों का हिसाब हम देंगे जितने दिनों हम हुकूमत में हैं। अच्छा, अगर हम जितना अगर डॉलर महंगा होगा हुकूमत उतने में हैं- उतने रुपयों के आप जिम्मेदार होंगे, उससे पहले की जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों देखिए, की। मैंने आपको बड़ी एक आप ये कहें कि हकीकत में मबनी स्टेटमेंट दी है। अगर 6 महीनों में जो हालात खराब होंगे उसके जिम्मेदार हम होंगे, लेकिन बेहतर होंगे इंशाल्लाह, ये मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप सही। वो कह रहे हैं ना कि जिम्मेदारी तो हमारी 6 महीनों की होगी ना, 3.5 साल जो इमरान खान साहब ने इस कौम और मुल्क के साथ किया, उसके जिम्मेदार तो वो होंगे और सही। कौम को वो जवाब देंगे कि 3.5 साल मैं और मेरी जो टीम, उन्होंने कहा था कि बहुत अब आला उनका तो टीम एक है, बयानिया बहुत बन अच्छी चुका टीम है कि उन्हें निकाला गया साजिश के जरिए, उनके खिलाफ ये साजिश की गई। अब ज़ाहिर है वो तो बयानिया बनाएंगे ना कि मैं आप लोगों के लिए इसीलिए कुछ कर नहीं सका क्योंकि पिछले जुलाई से साजिश हो रही थी। बात यह है जी कि उनकी साजिश का ये झूठ और ये फरेब जो है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो फैन क्लब है जो मान रहा है, जो इमरान खान साहब अगर रात के 10 बजे भी कहें कि सुबह के 12 बजे हैं तो वो मानेंगे और बाकायदा उसकी तबलीग शुरू कर देंगे। इमरान खान साहब अगर कहेंगे कि हाथी उड़ता है तो ये वो तबका है जो कहेगा जी कल हमारे घर की तार पे बैठा हुआ था। तो उनको तो आप बात ना करें ना, पाकिस्तान की आवाम की बात करें। आवाम को नहीं पता कि मुल्क में 3.5 साल में उन्होंने क्या तबाही पटी है और आवाम की क्या हालत की है। जो आवाम झोलियां फैला फैला के इनको दुआएं दे रहे थे, उस्मान बुज़दार की शक्ल में जो पंजाब को जो तबाही हुई है, और 3-3 इन्होंने वजीर खजाना और 8-8, 12-12 सेक्रेटरी खजाना तब्दील किए हैं, तो ये गवर्नेंस के आवाम भूल जाएंगे? आवाम के हाफजे इतने कमजोर हैं। सही। आखिरी सवाल, इकॉनमी के जो सारे मसाइल हैं, ये चैलेंजेस हैं, क्या डार साहब से भी लंदन से बैठे ये सब फैसले कर रहे हैं, इकॉनमी के हवाले से मशावरत कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं मिफ्ता इस्माइल को, या मिफ्ता साहब ही कर रहे हैं? देखिए, जो फैसले होते हैं वो तो ज़रा कैबिनेट में होते हैं, वो तो आपकी जो गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट होती है, वो बैठती है, मुशावरत करती है। लेकिन डार साहब चूंकि जाहिर है एक कामयाब तरीन वजीर खजाना रहे हैं, उनकी मुशावरत और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो मैचलेस है, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस से जाहिर रहनुमाई करते हैं और बड़ी मुफीद माशाल्लाह उनकी मुशावरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फरीद साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, क्या आपको ये लग रहा है कि नून लीग अब ये रियलाइज़ कर रही है कि उन्होंने जल्दी में सब कुछ कर तो लिया, बग़ैर प्लानिंग के कर लिया, हुकूमत ले तो ली, लेकिन चैलेंजेस क्या होंगे और इससे निमटना कैसे, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी उनके पास? अब दो आवाज़ें आ रही हैं ना नून लीग के बीच में से। एक तरफ कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि इमरान हुकूमत के गुनाहों का टोकरा हमें अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए, मेरी इस हुकूमत से दरखास्त है कि इलेक्शन जल्दी कराया जाए। डार साहब भी अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि नहीं, हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, नैब कवानीन में तब्दीली करेंगे, तरमीम करेंगे, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो कुछ लोगों को आपको लगता है कि रियलाइजेशन हो रही है, या ये इमरान खान के जलसों का ये प्रेशर है उन पर? नहीं, पहली 2-3 छोटी छोटी बातें, फिर मेन सवाल पे। पहली बात तो ये कि मरीम नवाज साहिबा का दुख बनता है कि जल्दी जल्दी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमज़ा सीएम बन गया है और शहबाज शरीफ पीएम बन गए हैं, वो और उनके अब्बू अभी बाहर हैं और मुकदमे भुगत रहे हैं। इसहाक डार साहब का भी बनता है, समझ आती है, और वो टांग अड़ा के बैठे हुए हैं, और इसलिए एक हुकूमत लंदन में, एक हुकूमत इस्लामाबाद में है, एक वज़ीर ख़जाना लंदन में है, एक वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान में है। तो ये तो इसलिए। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम की मीटिंग में कहा है कि झूठा है या सच्चा है, इमरान खान ने अपना बयानिया बना लिया है और वो उनका बयानिया बिक रहा है, हम इलेक्शन में क्या बयानिया लेकर जाएंगे आप बताएं? क्योंकि हम तो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस इमरान खान साहब पे बात करते थे, तो वो तो हमारे अब सर में पड़ गई है, वो तो हम क्या लेके जाएंगे? ये उन्होंने सवाल उठाया, पीडीएम के आगे रखा है कि आप उस बयानिया की तैयारी करें कि आप लेके क्या जाएंगे। बिलाशुबा इस वक्त बहुत आप देखें ना कि फंसी हुई है मुस्लिम लीग नून, इसलिए फंस गई है कि
पीपल्स पार्टी खोए मलाई वाली वजारतें लेकर साइड पे हो गई है। यानी आप अंदाज़ा करें कि बिलावल अपना CV इम्प्रूव कर रहा है, बाद टेलीफोन 2-4 रोज़ाना किए और निकल गया। शेरी रहमान मौसम का हाल बता रही है और शाजिया मरी पैसे बांट रही है वो एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। और इसी तरह कमाऊ पुत्र वजारतें मौलाना फजल रहमान लेकर पतली गली से निकल गए, मवासलात, हाउसिंग वगैरह वगैरह वगैरह। आप क्या कहना अब चाह रहे हैं कि इसलिए ऐसी ढोल किसके वजारतें गले लिए आ कि कल गया? को जवाब दे, शहबाज बड़ी शरीफ साहब। मेन वजारतों पे जवाब दे, हमें नहीं होना पड़ेगा, चाहे वो खजाना की है, वो आप वजीर दाखिला हैं, वो ज़रा हल्की वजारतें लेके साइड पे हो गए हैं ताकि हम जवाब देना हो। जी 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 बिल्कुल। और इसके साथ साथ उन्होंने जैसे इस्टेब्लिशमेंट का सेक्रेटरी, IG मोटरवे, चीफ सेक्रेटरी GB, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, ये भी बहुत सारा पैकेज लिया है जरदारी साहब ने। और उसके बाद वो जो उधर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट 8-10 सीटें, 15-20 सीटें वो भी ले गए हैं। तो इस वक्त जो इस पूरे सिनेरियो से कौन खुश है पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल से? नंबर 1 पे इमरान खान साहब के जो बिल्कुल इस वक्त अपनी मकबूलियत की इंतहा पे है। नंबर 2 जरदारी साहब कि जो आराम से बैठ के साइड पे उनको यानी उनकी तरफ पता ही कोई नहीं है क्या। और नंबर 3 पाकिस्तान के दुश्मन जो इस वक्त खुश हैं कि हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कि इस वक्त अंदाज़ा करें कि हमारी पूरी इंसान, आप मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, मुझे लगता तो यही है, लेकिन होंगी भी, तो आप इस इंसानी और जमहूरी तारीख़ में जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड पे है, इसमें मैं सवाल करता हूँ अपने सारे अहले साहिब इल्म लोगों से और साहिब दाने से, कभी किसी मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसा गुजरा है जो अपनी काबीना लेकर किसी दूसरे मुल्क गया हो, वहाँ इजलास करे, वहाँ बयान जारी करे और प्रेस रिलीज जारी करे अपने मुल्क के बारे में? कभी कोई ऐसा हो वज़ीर आज़म तो मुझे बताइएगा। तो दूसरा, अच्छा अब तो सिंध आ गया, सिंध में लीडरशिप गई है ना, पीपल्स पार्टी नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो गए हुए हैं ना। हाँ। प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वहाँ प्रेस रिलीज जारी की है। हाँ। वहाँ इंतजामी हमारे सारे मसाइल पे हुकूमत क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। साथ कौन कौन है? वजीर हैं सारे उनके। हाँ। तो हुकूमत तो वो होती है, बाकी सारे इत्तेहादी तो इधर ही हैं वो उनका। अच्छा सिंध देखें, वजारतों पे अभी भी झगड़ा पड़ रहा है। जो सूबाई वजारतें हैं सिंध की, MQM और पीपल्स पार्टी में, पहले तो मान लिया ना कि इनका साथ छोड़ें, इमरान खान को हटाएं, तो फिर अच्छा अब वो, और गवर्नरशिप उनकी अटकी हुई है नसरीन जलील साहबा की। पंजाब आइनी बहरान में है, सख्त आइनी बहरान में। उसकी वजह कि सवा महीने बाद उन 26 अरकान पंजाब असम्बली ने डिसक्वालीफाई हो जाना है जिन्होंने हमजा को वोट दिया, जो इमरान खान के में चीना ग्रुप, तो अलीम ग्रुप, तो तरीन ग्रुप। तो जब वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो हमजा दोबारा इंतखाब होगा, और वो जो हम 171 पे आ जाएंगे तो वो दोबारा इंतखाब होगा। मरकज़ में जैसे मैंने आपको बताया 2 हुकूमतें हैं। अब हुआ ये कि PDM में अब दरारें पड़ी हुई हैं। एक चाहते हैं इलेक्शन अर्ली, यानी जरदारी साहब कहते हैं हमने ये सारा कष्ट काटा क्यों, एंड पे जाए। और मज़े की बात ये भी है इस मुल्क की खुशकिस्मती के नायब के मुल्ज़म और नायब की इस्लाहात करेंगे और बाकी इस्लाहात करेंगे। चलो अल्लाह इंतखाबी इस्लाहात करनी है, जरदारी साहब ने भी कहा, और नायब कवानीन में तरमीम करनी है, इसलिए बैठे और उसके फौरन बाद इलेक्शंस करवा देंगे। नहीं जाहिर नहीं, इंतखाबी इस्लाहात क्यों करनी? EVM खत्म करना है, ओवरसीज को वोट नहीं देना, ओवरसीज को वोट नहीं देना। हाँ, और ये नैब क्यों करनी है? क्योंकि केसेस हैं अपने, तो अब मुल्क के लिए तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल प्लान क्या था? इमरान खान को हटाना, इक़्तिदार में आना। इनको तवक्को थी कि इमरान खान साहब अपनी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के बोझ तले दब जाएंगे, हम रोज़ एक बैड गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट और करप्शन का स्कैंडल लाएंगे और रहती सहती कसर भी निकल जाएगी। वो ना हो सका। आपको क्या लगता है भट्टी साहब, नए इलेक्शंस में सारा बोझ इस नई हुकूमत पर पड़ेगा? ये लोग अवाम को जवाब देंगे? क्या इन्हें पिछले 3.5 पौने 4 सालों का भी जवाब देना पड़ेगा? ये उसके जिम्मेदार हैं उतने महीनों के जितने महीने ये स्टे करेंगे। नहीं जी, अब महीना एक और गुजरने दें। ये सारा इमरान खान साहब का भी इन पे पड़ेगा। अच्छा। अब वो 3.5 साल की जो हम और आप और तोता कहानियां रटते थे वो खत्म हो गया है। उसकी वजह खत्म क्यों हुआ? कि इमरान खान साहब का बयानिया है कि मुझे पूरी मुद्दत करने देते। मेरा तो 1.5 साल बाकी था। मैं तो अभी रिलीफ देने वाला था, मेरे तो काम ही मुकम्मल नहीं हुए। इन्होंने हटाया, अब वो खीर पकाई, अब खाएं और खिलाएं। तो अब इनको
यानी 4 मरतबा पीपल्स पार्टी हुकूमत कर चुकी पाकिस्तान पर, चौथी मरतबा हाउस ऑफ शरीफ इस पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा है। और 1 महीने में, यानी हमें इन्होंने बताया तो इस तरह था कि हमें फील हो रहा था कि एक दिन मैं अपने घर की वो गर्म पानी वाली टूटी खोलूंगा तो उससे दूध बह निकलेगा, ठंडे वाली खोलूंगा तो शायद ऐसा तो वैसे पीटीआई के दौर में भी नहीं हो रहा था। सर हमारे घर पानी भी भेजें, ये इनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आप? ना 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 पीटीआई तो नाहल थी ना, पीटीआई तो नाहल थी। तो हम तो बड़ा पीटीआई पे बोल चुके हैं ना। अब हुकूमत में आए हैं बड़े बड़े वादे दावे करके, नारे करके कि ये नाहल था, ये नालायक था। अब वो क्या $1 195 पे भी नहीं मिल रहा आज इस्लामाबाद में। आपको मिले तो मुझे भिजवा दीजिएगा। पीटीआई की हुकूमत तो गई, हाँ। वो तो नाहल थी बकौल पीडीएम के। वैसे पीडीएम के खैर से आपको हैरानगी ये हो रही होगी कि जैसे पीटीआई की तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सब शामिल थे ना, इस तरह पाकिस्तान इस हुकूमत में भी सारे शामिल हैं। इवन इमरान खान के ओन चौधरी और अलीम ग्रुप और तरीन ग्रुप। अच्छा वो तो हम कहते थे, वो ये इन्होंने कहा कि ये नाअहल हैं, नालायक हैं, फलाने हैं, ये हैं, वो हैं। अब अहल आ गए हैं, अब बड़े फैसले नहीं हो पा रहे। आपको पता है 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाना कहा है IMF ने, और इसी तरह बिजली, इसी तरह गैस, इसी तरह ये पेट्रोल बढ़ाना, तो अब अगर इमरान खान की हुकूमत रह जाती तो उन लोगों के लिए भी चैलेंज था। अगर बढ़ाते तो मसाइल थे, ना बढ़ाते तो IMF की तरफ से मसाइल थे। जाहिर है अगर नहीं बढ़ाएंगे तो सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। आप 1 महीना सस्टेन कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, तो ये चैलेंजेस दोनों तरफ से थे। ये सिर्फ नून लीग में चैलेंजेस नहीं आए हैं। नहीं, ये मुल्क के लिए बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कल ये पीडीएम भी सियासत कर रही थी, आज तहरीक इंसाफ भी सियासत कर रही है। आलमी सतह पर आपको वरना बैंक, आप श्रीलंका से थोड़ा सा दूर हैं, बैंक डिफॉल्ट कर जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। ये बड़े टफ फैसले करें, यही शहबाज शरीफ और अब ये पीडीएम नहीं कर पा रही कि इमरान खान पहले ही पॉपुलर हो गया रिजीम चेंज पर, मुदाखलत और साजिश पर। ऊपर से ये जब हम बढ़ाएंगे तो वो सड़कों पर है, अब उस प्रेशर में आ गए हैं। तो ये प्रेशर में नहीं आना चाहिए, मुश्किल फैसले लेने चाहिए मुल्क के लिए। मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें भट्टी साहब, ये फौज को बार बार क्यों ये कहने की जरूरत पेश आ रही है भाई हमें सियासत में इन्वॉल्व ना करें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर सिक्योरिटी के लिए इलेक्शंस की बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे हम लोग, लेकिन इलेक्शन करवाना ये सियासतदानों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है, कोई न्यूट्रल कह रहा है कि हमने तो साजिश का बता दिया था, कुछ कर नहीं सके? आपको लगता है कि पीटीआई अब सब कुछ फौज से एक्सपेक्ट कर रही है कि वो मैदान में आए और इलेक्शंस करवाएं आके? जी डेफिनेटली। अब आप मिसाल के तौर पे अगर आप इसको गैर जानबदार तरीके से भी सोचें तो क्या फॉर एग्जांपल इमरान खान सड़कों पर एक इलेक्शन करवाओ, हुकूमत जो बाकी सारी जमातें हैं वो हुकूमत में बैठी हैं, वो कहते हैं हम नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? उसके लिए नवंबर की तकर्री बड़ी ज़रूरी है, उसके लिए हम जल्दी इलेक्शन करवाने थोड़े आए थे, उसके लिए इस्लाहात बड़ी ज़रूरी है, उसके लिए IMF के पास जाना बड़ा ज़रूरी है। IMF कह रहा है कि आपकी कोई हुकूमत है कितने अरसे के लिए, दोस्त ममालिक से कर्जा लेने के लिए ज़रूरी है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की इस्लाहात और वक्त टेक्निकल चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक, अब वो नहीं करवा रहे, ये करवाना चाह रहे हैं, तो फिर कौन बचते हैं? अदलिया बचती है और फौज बचती है। तो वो जाहिर है डेफिनेटली उधर जा रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करें, मदद करें। और फौज का बड़ा अच्छा स्टैंड है कि वो कहते हैं कि हम इससे सारों से बाहर निकलते हैं, आप अपने मसाइल खुद हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भट्टी साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तमाम तर दावों के साथ जब से मौजूदा हुकूमत कायम हुई है, महंगाई कम होने की बजाय बढ़ ही रही है। डॉलर 193 रुपये की हद अबूर कर गया है और आटा, चीनी, दालें और घी समेत तमाम अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस वक्त मुल्की ख़जाने में 10 अरब डॉलर हैं और अगर गोल्ड रिज़र्व्स को निकाल दिया जाए तो ये रकम और भी कम हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो मुल्क में डॉलर की कमी की वजह से खुदा न ख्वास्ता मुल्क दिवालिया होने की सतह तक पहुँच जाएगा। तिजारती खसारा बढ़ने के साथ साथ ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी हो रही है। दूसरी तरफ IMF के साथ मुज़ाकरात जो 10 तारीख को शुरू होना थे वो 18 मई को शुरू होंगे। सऊदी अरब, चीन, कुवैत,
यूएई और अमेरिका के अलावा आईएमएफ से भी कोई इमदादी किस्त मौसूल ना होने की वजह से मुल्क की मईशत में बदतरीन बहरान की सूरत पैदा होने लगी है। एक तरफ डॉलर महंगा हुआ तो दूसरी तरफ इमदादी पैकेज आने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। ऐसे में अगर बर वक्त इमदाद नहीं पहुंचती तो हमारे पास अदायगियाँ करने के लिए ज़ाहिर है पैसे नहीं बचेंगे और फिर जो दरामदी अशिया की अदायगियों के लिए वो भी कुछ नहीं रहेगा। और एक ऐसा मुल्क जो खुर्दनोश की कीमतों से लेकर गाड़ियाँ, अद्वियात और टेक्नोलॉजी तक ऐसी कई प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है तो इसका क्या बनेगा। ऐसे में आईएमएफ के इमदादी पैकेज की बहाली के लिए उनकी शराइत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म की जाए, बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाए, सनती शोबे को दी गई जो एमनेस्टी है वो वापस ली जाए और टैक्सेस में इजाफा किया जाए। और अगर इन मुतालिबात पर मिनवान अमल हो जाता है तो मुल्क में आने वाला जो महंगाई का तूफ़ान है इसको फिर कोई नहीं रोक सकता। मैं बात करूँगी इसी पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब तो कुछ भी ढका छुपा नहीं है, सब कुछ सामने है। जो मुआशी सूरत हाल है, 10 अरब डॉलर के रिज़र्व रह गए हैं। हम सोच रहे थे कि चाइना से पैसे आएंगे, सऊदी अरब से आएंगे, यूएई से आएंगे, कतर से आएंगे, लेकिन अभी तक तो इस हुकूमत को कुछ मिल नहीं रहा है। लोग श्रीलंका की मिसालें देना शुरू हो गए इस वक्त वहाँ पर जो कुछ हो रहा है। ये डॉलर कैसे कंट्रोल हो सकता है? देखिए, आपने 3 या 4 इशारे बताए। आपने कहा कि रुपया बड़ी तेजी से गिर रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है, स्टेट बैंक के पास ज़खायर नहीं बचे हैं। एक बात यकीनी ये है कि इस वक्त जो कुछ भी आपको मईशत के अंदर नज़र आ रहा है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ के नतीजे में नहीं हुआ। ये साबिका हुकूमत जो थी उसकी पॉलिसीज़ के नताइज अब आपको सामने आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख का सबसे बड़ा बजटरी खसारा होने चला है और ये उन्हीं पॉलिसीज के नतीजे में होने चला है जो पॉलिसीज इससे पहली वाली हुकूमत ने बनाई। इसी तरह पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा मेरा तखमीना ये है कि 45 अरब से 50 अरब डॉलर का आप तजारती खसारा देखेंगी और वो हमने आज पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। तो हालात मूविंग टुवर्ड्स अ फाइनेंशियल इमरजेंसी मेरे नज़दीक इमरजेंसी की सिचुएशन है। 5 या 6 हफ्ते से ज़्यादा क्या डॉलर, क्या इसहाक डार साहब के उनके दौरे हुकूमत में जो डॉलर को कंट्रोल करने के इक़दाम थे, क्या आज लगता है कि वो दुरुस्त थे? देखिए, जो माशी मॉडल आज से 4, 5, 6 साल पहले अपनाया गया था वो मैं समझता हूँ कि 2022 में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इस वक्त अगर आप रुपए की कीमत को डॉलर के सामने स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को बेतहाशा नुकसान होगा। और दूसरा, वो करने के लिए आपको स्टेट बैंक के अंदर ज़खायर चाहिए जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि 10.3 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, उसमें तकरीबन लगभग 4 अरब डॉलर का तो सोना पड़ा हुआ है। तो इस वक्त अरब डॉलर के तकरीबन नेट ज़खायर जो हैं वो स्टेट बैंक के पास पड़े हैं और उससे तो आपका 1 महीने की इंपोर्ट जो है वो भी पूरी नहीं होती। तो मॉडल शादिया मेरा ख्याल नहीं चल पाएगा। हमें एक नई माशी हिकमत अमली बनानी होगी और लेकिन ये हुकूमत तो कहती है कि हम तो भाई जिम्मेदार होंगे उतने महीनों के जितने महीने हम लोगों ने रहना है। वो 6-8 महीने हो सकते हैं, 1 साल, मैक्सिमम 1 साल हो सकता है। तो इन 6 महीनों से 1 साल के दौरान क्या ऐसे हंगामी इकदाम करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट डॉलर को यहाँ पर ब्रेक लग जाए, आपका जो एक्सचेंज रेट है उसको ब्रेक लग जाए, महंगाई ना बढ़े। आईएमएफ की तलवार हम पर लटक रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो आपको वो बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल की प्राइस आप कब तक कंट्रोल करके रखेंगे, आपके अपने ख़जाने को नुकसान हो रहा है। तो ये कैसे हो पाएगा सब कुछ इन 6-8 महीनों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मईशत के अंदर किसी किस्म की कोई जादू की छड़ी नहीं होती। कोई भी हुकूमती तर्जुमान, कोई भी हुकूमती वजीर अगर यह आके हमें बताता है कि वो जादू की छड़ी है उसके पास और वो अगले 3 महीनों में, 6 महीनों में जो 74 साल का किया है वो दुरुस्त कर देगा, मईशत को सही सिमत में चला देगा, तो या तो वो अवाम को धोखा दे रहा है या वो खुद से धोखे में है। तो जादू की छड़ी किसी किस्म की एग्जिस्ट नहीं करती। अभी जो काम नई हुकूमत को करना होगा वो बहुत ही मुश्किल फैसले हैं। उसके नतीजे में जो मजबूरी बोझ है 22-23 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर वो मजीद बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा।
सही। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सब्सिडी दी गई है जो फरवरी 28 तारीख को साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जिसका ऐलान कर दिया था, जो प्योरली एक सियासी फैसला था, उसकी किसी किस्म की कोई माशी हकीकत नहीं थी, जो 10 रुपए की सब्सिडी दे दी गई थी, जिससे खजाने को तकरीबन 100 अरब रुपए का माहाना की बुनियाद के ऊपर नुकसान हो रहा है। और ऐसा खजाना जो ऑलरेडी 5000 अरब का 5000 तो ये कब तक सस्टेन कर सकेंगे आप इस सिचुएशन को? ये 1-2 हफ्ते से और ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। जो हुकूमत बंद बांधे खड़ी है, जिसकी दूसरी तरफ एक महंगाई का तूफान है, वो बंद या तो खुद से टूट जाएगा या हुकूमत को धीरे धीरे उसको तोड़ना पड़ेगा। तो महंगाई का एक नया तूफान आ रहा है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सच शेयर करना चाहिए आवाम के साथ। मतलब कि अगर IMF से मुज़ाकरात हो जाते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं, तो इट मीन्स कि आप महंगाई के लिए तैयार रहें? जी, महंगाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है इस वक्त। आप जब पेट्रोल और डीजल की कीमत 40, 45, 50 रुपए बढ़ाई जाएगी, तो आप सोचिए जब डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो मईशत में तकरीबन हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग जिसको कहते हैं कि अच्छी खबर ये है कि PMLN की हुकूमत जो तारीख में हमने देखा है, जब वो आती है तो उसका जो GDP का ग्रोथ रेट है, जो मईशत का पहिया है, उसकी रफ्तार ज़रा तेज़ हो जाती है मुकाबलतन, और उसके नतीजे में औसतन आमदन जो है, जो पर कैपिटा इनकम कहलाती है आपकी मेरी औसतन आमदन, वो बढ़ जाती है। तो ये अच्छी खबर सिर्फ ये है कि शायद वो बढ़ी हुई इनकम से हमारी जो कुव्वत बर्दाश्त है महंगाई के हवाले से, शायद वो कुछ बेहतर हो। शुक्रिया माहिर मौशियात। डॉक्टर फारूक साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।